हेलो नमस्कार। आज का सेशन इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इस सेशन में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को यानी बेरोजगारी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इसका जो कोर कंसेप्ट है उसे देखेंगे और इस पे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं हूं शिवप्रकाश शर्मा, दृष्टिकोण आईएएस में आपका स्वागत है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का जो टॉपिक है वो बेरोजगारी है और बेरोजगारी में हम लोग को जानना क्या सब है। ठीक है, पहला ये क्या है, बेरोजगारी क्या है, दूसरा ये कितने प्रकार की है और तीसरा इसका मापन कैसे होता है। ठीक है, इस तीनों से रिलेटेड जो कोर कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला आता है बेरोजगारी है क्या। ठीक है, तो 5 साल का बच्चा भी कोई काम नहीं करता है और 70 साल का वृद्ध भी अगर टोटली में देखा जाए तो कोई काम नहीं करता है। क्या दोनों बेरोजगार कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अगर कोई 20-22 साल का स्टूडेंट है और वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, काम करने योग्य है लेकिन वो पढ़ाई कर रहा है, तो क्या उसे बेरोजगार कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो बेरोजगार आखिर कहेंगे किसको? ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्यशील आयु जनसंख्या क्या होती है। ठीक है, कार्यशील आयु जनसंख्या क्या होती है। ठीक है, क्लास के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाइए। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ होगा क्लास के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कार्यशील आयु जनसंख्या क्या होती है। तो ऑफिशियली 15 से लेकर के 64 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं, यानी जो काम कर सकते हैं, 15 से लेकर के 64 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं काम कर सकते हैं, ये क्या है? कार्यशील आयु जनसंख्या। ठीक है, अब इस आयु में 3 तरह के लोग हम लोग को मिल सकते हैं। पहला कौन होंगे? जो नियोजित होंगे, यानी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो नियोजित नहीं है लेकिन रोजगार खोज रहे हैं, और तीसरा जो कि ना रोजगार खोज रहे हैं ठीक है, रोजगार नहीं खोज रहे हैं। एग्जाम्पल स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, कार्यशील आयु जनसंख्या का पार्ट है लेकिन ये रोजगार नहीं खोज रहे हैं, मतलब इसको बेरोजगार से कोई मतलब ही नहीं है, ना रोजगार से मतलब है ना बेरोजगारी से मतलब है। अब आ जाता है ये नियोजित और जो नियोजित नहीं है लेकिन रोजगार खोज रहे हैं, 2 टाइप का लोग। ठीक है, इन दोनों को मिला करके क्या हमारा बनता है? श्रम बल, यानी कि वर्क फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लेबर फोर्स है वो क्या है? वो 15 से 64 वर्ष तक की आयु तक में जो नियोजित है वो, और जो नियोजित नहीं है वो। इसी से जुड़ा हुआ जो पूछा जाता है एग्जाम में वो है श्रम बल भागीदारी दर। श्रम बल भागीदारी दर क्या होता है? ठीक है, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो LFPR क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है कि जो आपका कार्यशील आयु जनसंख्या है, यानी जितने भी काम करने वाले लोग हैं, इसको भाग दे देंगे किससे? श्रम बल से। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा? श्रम बल भागीदारी दर। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो मतलब काम करने वाले लोगों में कितने, क्या दर है, क्या एस्टिमेशन है, क्या रेशियो है उसका। ठीक है, तो श्रम बल बाय कार्यशील आयु जनसंख्या इंटू 100 क्या निकल जाएगा हमारा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। इसी तरह से थर्ड कॉन्सेप्ट इसमें आता है बेरोजगारी दर। ठीक है, बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर में क्या होगा? यानी जो श्रम बल है, लेबर फोर्स है, उसमें कितने लोग जो है बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की संख्या बट्टा श्रम बल गुने 100 क्या निकल जाएगा हमारा? ये बेरोजगारी दर निकल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो निकल जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से एक और कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। कार्यशील आयु जनसंख्या में क्या है, 15 से 64 वर्ष तक की आयु के वे लोग जो नियोजित हैं और नियोजित नहीं है, रोजगार भी खोज रहे हैं, और एक जो रोजगार नहीं खोज रहे और नियोजित भी नहीं है, जैसे स्टूडेंट, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी मिल करके हमारा लेबर फोर्स बनाता है, श्रम बल बनाता है, ठीक है। श्रम बल भागीदारी दर क्या होता है, श्रम बल बाय कार्यशील आयु जनसंख्या इंटू 100, ठीक है। बेरोजगारी दर क्या होता है, बेरोजगारी की संख्या बट्टा श्रम बल इंटू 100, ठीक है। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है, वो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यानी कि जनसंख्या में कितना श्रमिक है, कितना काम कर रहा है। तो सिंपल है, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से भाग दे देंगे जितना भी श्रम बल ये कार्यरत लोग हैं, ठीक है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, क्या हो जाएगा, ये टोटल पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, ठीक है, और कार्यरत श्रम बल यानी जिस कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ठीक। तो ये 4 चीज आपको याद रखना है। पहला, कार्यशील जनसंख्या क्या होता है, 15 से 64 वर्ष तक की आयु का वे लोग जो काम करने में सक्षम है। श्रम बल क्या होता है, तो उसमें से 2 कैटेगरी, पहला जो काम कर रहा है वो, और प्लस जो काम की तलाश कर रहा है वो, वही दोनों जो है हमारा श्रम बल है, लेबर फोर्स है। थर्ड कैटेगरी भी आता है जो न काम कर रहा है नहीं काम खोज रहा है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी मिल करके हमारा श्रम बल बनाता है। श्रम बल को कार्यशील जनसंख्या से भाग देके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा श्रम बल भागीदारी दर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बेरोजगारी दर निकाल सकते हैं और ठीक उसी प्रकार से श्रमिक जनसंख्या अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि बेरोजगारी होता कितने प्रकार का है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलिए, बेरोजगारी होता कितने प्रकार का है, ठीक है। पहला आते हैं हम लोग चक्रीय बेरोजगारी, दूसरा आते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी, तीसरा घर्षणात्मक बेरोजगारी, आगे है हम लोग का संरचनात्मक बेरोजगारी, अगला है हमारा छोटा छोटा है जैसे ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। चलिए, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं कि क्या है ये। तो पहला चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो देखिए, मार्केट में एक तरह का साइकिल चलता है, जैसे जब ग्रोथ होता है, ठीक है, जब मार्केट ऊपर गया, ग्रोथ हुआ, उस टाइम में क्या होगा, सारे फैक्ट्री में मार्केट ऊपर जाने का मतलब क्या है कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, यानी मार्केट में डिमांड है। अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्री में क्या चाहिए, अधिक उत्पादन चाहिए। अधिक उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए, अधिक मजदूर चाहिए। तो वैसे समय में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को रोजगार में लिया जाएगा। लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाने का मतलब है कि जो मंदी की स्थिति है, मंदी की स्थिति में क्या होगा कि मार्केट में डिमांड नहीं है, फैक्ट्री में काम नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, कंपनियां, फैक्ट्रियां जो है लोगों की छटनी करती है, तो कुछ लोग जो है निकाल दिए जाएंगे, यानी कुछ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर सेम चीज, जब ग्रोथ होगा फिर डिमांड बढ़ेगा, फिर उसको पूरा करने के लिए आदमी चाहिए, फैक्ट्री में फिर से नियुक्ति होगी, यानी फिर से रोजगार में लोग आ जाएंगे। तो इसी तरह से ये मार्केट में हमेशा ये साइकिल चलता रहता है, और इसी बेरोजगारी को हम लोग क्या बोलते हैं,
चक्रीय बेरोजगारी, एक चक्र हमेशा चलता रहता है। ग्रोथ यानी कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो बेरोजगारी खत्म होगी, लोग रोजगार में चले जाएंगे। मार्केट नीचे आएगा तो लोग फिर से क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, ये अधिकतर हम लोग को कृषि में देखने को मिलता है। आप में से जो भी गांव साइड से बिलोंग कर रहे होंगे वो देखते होंगे किसी खास मौसम में कोई फसल खेत में बो दिए। अब क्या है कि जब तक वो फसल परिपक्व हो रही है तो बोने के टाइम में तो क्या है, सब लोग रोजगार में, सब लोग काम कर रहे हैं, इस तरह का काम है कृषि में। लेकिन बोने के बाद क्या है, एक को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने। तो जब तक फसल लगी हुई है खेत में तब तक आदमी क्या है, उस टाइम के लिए बेरोजगार है। ठीक है। फिर जब कटाई का समय आएगा फिर सब लोग रोजगार में आ जाएंगे। तो एक निश्चित मौसम में लोग क्या होते हैं, रोजगार में होते हैं, और दूसरे मौसम में बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अधिकतर किस में देखी जाती है, कृषि के फील्ड में देखी जाती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, मान लेते हैं किसी आदमी का जो है गूगल में काम लगा हुआ है। ठीक है। उसको काम पसंद नहीं आया, किसी कारण से उसने काम छोड़ दिया, गूगल छोड़ करके वो किसी दूसरे कंपनी में काम ढूंढ रहा है। ठीक है। एप्पल कंपनी में उसको काम मिल गया 2 महीना के बाद, लेकिन वो 2 महीना का जो पीरियड था जिससे वो काम ढूंढ रहा था, तो वैसे समय को क्या कहा जाता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। उस समय जो वो बेरोजगार था काम ढूंढने के समय में, इसलिए उस समय को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, संघर्ष उस 2 महीने में चल रहा होगा उस व्यक्ति के जीवन में। ठीक है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, और ये हमेशा ही अल्प प्रवृत्ति का होता है, यानी कम समय के लिए होगा, अल्प प्रवृत्ति। ठीक है। अल्प समय के लिए होता है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक में क्या है कि जब जो डिमांड है, ठीक है, जो डिमांड है जॉब का और जो स्किल है वो मैच नहीं करता। ठीक है। अब जैसे एक प्यून के लिए वैकेंसी निकली, अब उसमें बड़े बड़े आईआईटीएंस भर रहे हैं, आईटीआई वाले लोग जो हैं उसमें भर रहे हैं फॉर्म, एमसीए ग्रेजुएट, एमबीए ग्रेजुएट प्यून के जॉब के लिए भर रहे हैं। तो दोनों में तो कोई तालमेल नहीं है कि क्या डिमांड है और क्या मार्केट में ये व्यक्ति मिल रहे हैं। या किसी कंपनी में जो है कंप्यूटर पोस्ट के लिए निकल रहा है वैकेंसी, लेकिन मार्केट में वो स्किल सेट का आदमी ही नहीं है। तो क्या है कि जो डिमांड है मार्केट का, जो डिमांड है कंपनी का, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग जो है लेबर फोर्स जो है उपस्थित नहीं है, यानी कि स्किल मिसमैच। ठीक है। स्किल मिसमैच, इसको क्या बोला जाता है, संरचनात्मक, यानी संरचना ही गड़बड़ है। जो पोस्ट के लिए आदमी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उस क्वालिफिकेशन का आदमी ही नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी। इसके बाद ऐच्छिक और अनैच्छिक, बहुत ही सिंपल है। ऐच्छिक और अनैच्छिक में क्या है कि आदमी यदि अपने इच्छा से, आदमी को का मार्केट में जॉब अवेलेबल है, वो आदमी कर भी सकता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है करने के लिए। ठीक है। तो वो बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी है। अनैच्छिक में क्या है कि अगर व्यक्ति की इच्छा भी है फिर भी मार्केट में काम नहीं मिल रहा है, तो वो अनैच्छिक बेरोजगारी में है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है, अदृश्य बेरोजगारी, क्योंकि ये अदृश्य होता है। ठीक है। यानी जैसे कि आप कृषि फील्ड में देखिएगा कि जहाँ 4 आदमी के काम की आवश्यकता है, अगर घर में 8 आदमी है, 7 आदमी है, तो सभी लोग खेत पे चले जाते हैं काम करने के लिए और सभी लोग काम करते हैं। हालांकि अगर 4 आदमी करते फिर भी उतना ही समय रहता, उतना ही समय लगता और उतना ही आउटपुट आता, फिर भी जो है 8 आदमी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस 4 आदमी के काम को 8 आदमी पूरा करते हैं, और इस कारण से वो 4 आदमी जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ठीक है, या 3 आदमी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उनके काम का कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। ठीक है। वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिखने में कार्यरत है, फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, उनका आउटपुट 0 है। वो 4 आदमी ही सक्षम था उस काम को पूरा करने में। तो इसलिए दिखने में वो रोजगार में है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो बेरोजगार है। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है। अदृश्य बेरोजगारी उसको बोला जाता है, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। चक्रीय बेरोजगारी क्या है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो उस समय क्या है, डिमांड्स बढ़ती है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट से लोग चाहिए,
फिर जब मार्केट नीचे जाता है, डाउनफॉल होता है, मंदी की स्थिति होती है, तो कुछ लोगों को छटना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में वो जो बेरोजगारी होती है क्या है, चक्रीय बेरोजगारी, एक साइकिल हमेशा चलता रहता है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, किसी एक मौसम में लोग जो है रोजगार में होते हैं और दूसरे मौसम में बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी में देखा जाता है, कृषि के फील्ड में ये देखा जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, यानी ये अल्प प्रवृत्ति का है, एक कंपनी को छोड़ करके, एक काम को छोड़ करके जब वो दूसरे काम की तलाश करते हैं तो बीच का जो समय रहता है जिसमें वो बेरोजगार होते हैं, वो क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, जब जो डिमांड है जॉब की उसके स्किल के हिसाब से व्यक्ति नहीं मिल रहा है, एप्लीकेंट नहीं मिल रहा है, तो वो जो बेरोजगारी है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऐच्छिक अनैच्छिक तो समझ ही गए। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी में यानी आदमी दिखता है काम कर रहा है लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो बेरोजगार है। जैसे कृषि के फील्ड में जहां 4 आदमी की जरूरत है वहां 7 आदमी काम कर रहे हैं, 3 आदमी जो है एक्स्ट्रा में काम कर रहे हैं, उनका आउटपुट 0 है। दिखने में लगता है कि वो कार्यरत है लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो बेरोजगार है। ये भी कृषि के फील्ड में देखी जाती है, ठीक है। तो ये इतने प्रकार की जो है बेरोजगारियां होती है। तो बेरोजगारी क्या होता है इसको समझ गए हैं, यानी जो कार्यशील आयु जनसंख्या है 15 से 64 वर्ष की, उसमें जो नियोजित की जनसंख्या है और जो काम की तलाश में कर रहा है, उस दोनों की जनसंख्या को जोड़ दे तो हमारा श्रम बल बनता है, लेबर फोर्स बनता है, ठीक है। इस लेबर फोर्स में जितने लोग काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग श्रम बल भागीदारी दर निकालते हैं, और जो लोग नहीं काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग बेरोजगारी दर निकाल लेते हैं, ठीक है। बेरोजगारी कितने प्रकार का होता है, तो मेन जो है आप देख सकते हैं, चक्रीय, मौसमी, घर्षणात्मक, संरचनात्मक, ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रच्छन्न, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा आपको मिलेगा, जैसे एक तकनीकी बेरोजगारी भी होता है। तकनीकी बेरोजगारी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के आने से जब बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है तो वो तकनीकी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कई सारे जॉब्स को, करोड़ों जॉब्स को निगल जाएगा, करोड़ों जॉब्स को खा जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। चलिए अब थर्ड आते हैं, इसका मापन कैसे होता है उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका बेरोजगारी का मापन कैसे होता है। तो मापन के लिए चाहिए एजेंसी। तो कौन सी एजेंसी है जो डाटा कलेक्ट करती है इसका मापन करने में, ठीक है। तो एजेंसी है एनएसओ, ठीक है। पहले भारत में जो है 2 तरह की एजेंसीज थी, 2 एजेंसीज थी डाटा कलेक्ट करने के लिए। पहले थी सीएसओ और दूसरी थी एनएसएसओ, ठीक है। इन दोनों को मिला करके 2019 में दोनों को मिला दिया गया और एक ही संस्था बनाई गई, एनएसओ, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये किसके अंतर्गत काम करती है जानते ही हैं, जो है सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये संस्था एनएसओ काम करती है और यही डाटा कलेक्ट करती है। ये त्रैमासिक आधार पे भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है और वार्षिक आधार पे भी जो है अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है, ठीक है। अब आते हैं, और अगर मापन की बात की जाए तो 2 क्षेत्र हैं जो रोजगार की दृष्टि देखा जाए, 2 और कॉन्सेप्ट बच जाते हैं। जैसे बहुत बार पूछा जाता है असंगठित और संगठित क्षेत्र क्या होता है, यानी कि क्षेत्र क्या है, काम करने लायक जहां रोजगार होता है, वो 2 है, ठीक है। एक है संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। अभी बहुत सारा आप न्यूज़पेपर वगैरह देखिएगा तो इसमें असंगठित क्षेत्र का बहुत ज़्यादा जिक्र रहता है। गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज बनाती है वो ज़्यादातर जो है असंगठित क्षेत्र को लेकर के होता है। तो आखिर है क्या ये संगठित और असंगठित क्षेत्र? तो संगठित क्षेत्र का मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि एक संगठन टाइप से वहाँ पे काम होता है। जैसे अगर आप दिल्ली वगैरह जाइएगा, किसी बड़े कंपनी में जाइएगा, तो एक स्वीपर के लिए भी पॉलिसीज होती है, उसका पीएफ वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी
और जो इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सारा फैसिलिटी जो है उसको मिलता है, यानी नौकरी संबंधी सुरक्षा ही मिलती है। नौकरी संबंधी सुरक्षा, पूरा एग्रीमेंट वगैरह होता है, कब छोड़ना है, कब कितने क्या टर्म कंडीशन है निकलने में या छोड़ने में, वो सारा चीज़ होता है। जो सामाजिक सुरक्षा है वो भी उसे मिलता है, यदि किसी कोई दुर्घटना होती है तो उसको ये बेनिफिट वगैरह मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है। ठीक है। असंगठित क्षेत्र में क्या है, ये बटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, नौकरी की भी कोई सुरक्षा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जो छोटे शहरों के जैसे कि घर बनाने के लिए मजदूर वगैरह ही है, उनका किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं है, वो जाते हैं डेली काम करते हैं, और वैसे स्थिति में अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो फिर जो उनके ठेकेदार रहते हैं वो कोई बड़ा पेमेंट भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर यही बात हम दिल्ली वगैरह के लिए करें तो प्रॉपर कोई कंपनी होती है जहां वो उसका इनरोलमेंट होता है, और उसे सभी प्रकार की, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा हो, चाहे वो जीवन संबंधी सुरक्षा, वो सारा चीज उसको मिलता है, पीएफ, मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, वो सारा कवर होता है। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र क्या है, बटा हुआ क्षेत्र है, इस पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है ये, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है कि कहाँ क्या बिजनेस चल रहा है। जितने मान लेते हैं एक चाय दुकान का एग्जाम्पल ले ले, तो ढेरों चाय दुकान है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट के संज्ञान में नहीं है कि यहाँ पे नया बिजनेस खुल गया है। ठीक है, और वही अगर इसी बिजनेस को हम थोड़ा सा बड़े पैमाने पे देखें तो एमबीए चाय वाला का एग्जांपल ले लीजिए, एक लिमिटेड कंपनी के रूप में वो काम करता है और प्रॉपर सरकार के संज्ञान में सारा काम देता है। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र क्या है, बटा हुआ है। तो जितने भी आपके सामने छोटे छोटे उद्योग धंधे आपको दिखाई पड़ते होंगे मार्केट में, वो सारा उद्योग धंधा क्या है, असंगठित क्षेत्र है। चाहे वो सब्जी मार्केट हो, चाहे वो इधर जो ठेले वेले वाले सब लोग हैं, वो सब जो है असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, गवर्नमेंट का बहुत कम कंट्रोल होता है, इसलिए जो है सरकार क्या करेगी, पहला काम क्या होगा सरकार का, इन लोगों को बेनिफिट देना है। तो बेनिफिट की जरूरत किसको है, सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र को। अब इनको बेनिफिट देना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सरकार को जानकारी लेना होगा कौन सब जो है इस तरह के असंगठित क्षेत्र में है। तो उसके लिए सरकार टाइम टू टाइम नए नए स्कीम्स लेकर के आते हैं, जैसे वो श्रम कार्ड वगैरह। ठीक है, तो ये सब के माध्यम से सरकार क्या है, उनके पास से जानकारी पहुंचती है, उसके बाद उनको वो सुविधा देना प्रदान करते हैं। जैसे अटल पेंशन योजना इसी असंगठित क्षेत्र को लेकर के फोकस था ये। ठीक है, आयुष्मान कार्ड वगैरह, आयुष्मान कार्ड तो जेनेरिक आप सबके लिए हो गया है, लेकिन जो सरकार का जो फोकस रहता है वो इसी असंगठित क्षेत्र पे है, और सबसे ज्यादा इन्हीं को आवश्यकता है, इन सामाजिक सुरक्षाओं की। ठीक है, असंगठित क्षेत्र जो है पहले से ही संगठित है, पहले से ही सारे बेनिफिट्स मिल रहा है, और सरकार के नियंत्रण में भी है, सरकार के नियंत्रण में ही। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है गीग श्रमिक का। ठीक है, गीग श्रमिक का। ठीक है, ये आप नोट्स कर सकते हैं इसको। इसके बाद आता है गीग श्रमिक। गीग श्रमिक क्या होता है, गीग श्रमिक, तो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे जोमेटो वगैरह से खाना ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई डिलीवरी बॉय आता है, वो ओला वगैरह, ओला उबर, ये सब जो है हम ऑर्डर करते हैं, वहाँ से यहाँ से वहाँ जाना है और तुरंत जो है कोई ना कोई आकर के हमें पिक कर लेता है, जो उसका ऑथराइज्ड पार्टनर रहता है। तो सारे जो लेबर हैं जो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो जब चाहे तब इस चीज को छोड़ सकता है, जब चाहे वो काम छोड़ सकता है। ठीक है, सिर्फ क्या है, एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो व्यक्ति जुड़ करके काम कर रहा है। तो ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म से जुड़कर
काम करने वाले। ठीक है, तो मेन क्या है, प्लेटफॉर्म से जुड़ करके जितने भी काम करने वाले श्रमिक है वो सब क्या है, गिग श्रमिक उनको बोला जाता है। ठीक है, और सरकार जो है टाइम टू टाइम इसको भी जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट कर रही है, क्योंकि जैसे ही प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, एक संगठित क्षेत्र से जुड़ते हैं, अब इनके लिए भी सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज बनाती है। 2020 में जो है इस सब चीज़ पे जिक्र किया गया था, और गिग श्रमिक का भी कॉन्सेप्ट है 2020 से जो है सरकार ने इस चीज़ को आगे रखा है, क्योंकि आज के टाइम में देख रहे हैं आपका पूरा का पूरा जो ये है आपके लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है गिग श्रमिक। फ्लिपकार्ट अमेजन से आपको सामान मंगाना ही है, कहीं जाना ही है तो वो ओला उबर वगैरह। ठीक है, तो गिग श्रमिक जो है आज के टाइम का डिमांड भी है, लोग को इजली रोजगार भी मिल जाता है, और लोग जो है आसानी से इसमें जुड़ करके एक अच्छा खासा अमाउंट भी अर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए काफ़ी हद तक ये सहायक हो रहा है, और सरकार जो है इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन ले रही है, यानी कि यहाँ जुड़ करके लोग जो है किसी प्रकार का उनका प्रताड़ना नहीं हो, उन पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो। ठीक है, कुछ दिन पहले एक कंसेप्ट आया था, काफ़ी विवाद भी चला था इस चीज़ पे, जो बड़े शहरों में है 30 मिनट में अगर डिलीवरी नहीं होता है पिज़्ज़ा वगैरह का तो फ्री हो जाता है। बड़े शहरों में बहुत सारी समस्याएं होती है, ट्रैफिक जैम है और भी कई सारी चीज़ें हैं। अब यदि टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रहा है तो वो जो वर्कर है उसके सैलरी से जा रहा है पैसा, तो इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। ठीक है, बाद में इस कॉन्सेप्ट को हटाया गया। ठीक है, तो गिग श्रमिक आज के टाइम का जो है सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है, और सरकार जो है इस पे आगे भी काम करेगी। ठीक है, मापन के लिए आप देख लिया, मापन कौन करता है, तो एनएसओ संस्था करती है। मापन किस किस प्रकार से हो सकता है इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ठीक है, तो पहला तीन प्रकार से इसका मापन हो सकता है। पहला सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, दूसरा साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण, तीसरा दैनिक स्थिति दृष्टिकोण। ठीक है, तो मेन क्या है, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण में क्या है कि इसका जो गणना है वो 365 दिन के आधार पर किया जाता है, कि यदि जो व्यक्ति अगर आधे साल से ज्यादा, आधा साल यानी कि कितना हो गया 182 दिन से ज्यादा, ठीक है, अगर एक भी दिन यदि वो रोजगार में है तो उसको रोजगाररत माना जाएगा, यानी 183 दिन अगर वो काम कर रहा है तो उसको रोजगार में माना जाएगा। और यदि 183 दिन वो रोजगार नहीं कर रहा है, बाद बाकी दिन वो रोजगार में है, ठीक है, तो उसको बेरोजगार माना जाएगा। ये सामान्य स्थिति दृष्टिकोण है, और इसी के आधार पर जनरली जो है बेरोजगारी की गणना होती है। तो आधे साल से ज्यादा ये जो भी व्यक्ति कर रहा है उसी आधार पर उसकी गणना होती है। यदि रोजगार में है आधे साल से ज्यादा तो रोजगार में जाना जाएगा, बेरोजगार है तो बेरोजगार में जाना जाएगा। ठीक है, साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण में क्या है, इसका जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है एक सप्ताह में किया जाता है, कि एक सप्ताह में जो है वो एक दिन का कम से कम एक से अधिक घंटा, यानी आधे से ज्यादा दिन जो है वो एक प्रोडक्टिव काम में, क्रिएटिव काम में अपने समय को लगाए। ठीक है, आधे दिन से ज्यादा। ठीक है, तो प्रत्येक सप्ताह में इसका ऑब्जर्वेशन होता है। यदि व्यक्ति का आधे दिन से ज्यादा काम जो है समय किसी क्रिएटिव काम में लगा हुआ है तो व्यक्ति क्या है, रोजगार में माना जाता है। यदि नहीं लगा हुआ है सप्ताह में और कोई भी दिन तो वो व्यक्ति बेरोजगार माना जाता है। ठीक है, दैनिक स्थिति दृष्टिकोण में भी डे वाइज एक दिन के आधार पर गणना होता है, लेकिन ये भी ऑब्जर्वेशन 7 दिन का ही होता है। एक दिन में देखा जाता है कि व्यक्ति का जो समय है वो किस काम में लगा हुआ है। ठीक है, इस पे 2-3 कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर 1 घंटे से कम उसका हो रहा है उसको रोजगार में नहीं माना जाता है। यदि 4 घंटे तक उसका काम किसी प्रोडक्टिव काम में लगा हुआ है तो उसको हाफ डे माना जाता है। 4 घंटे से अधिक है तो उसको फुल डे का काम माना जाता है। ये दैनिक स्थिति का दृष्टिकोण है। ठीक है, तो एनएसए जो डाटा जारी करता है 3 महीने पे जो है 3 महीने पे भी डाटा जारी करता है,
सामान्य स्थिति सालाना आधार पे, और एक वार्षिक स्थिति पे भी डाटा जारी करता है कि शहरों और गांव में जो है, शहर और गांव दोनों में क्या स्थिति है। ठीक है, शहर और गांव में जो है क्या किस कारण से कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, शुरू में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कार्यशील आयु जनसंख्या कितनी है, कितना श्रम बल भागीदारी दर है, कितना बेरोजगारी दर है, और कितना कार्यशील जो है श्रम बल श्रम जनसंख्या अनुपात है। ठीक है, इन सभी का डाटा जो है 3 महीने और साल भर में प्रकाशित होता है। संस्था का नाम है एनएसओ। ठीक है, चलिए इसमें अब आते हैं जो मेन है ग्रामीण बेरोजगारी के क्या कारण हो सकते हैं। तो ग्रामीण बेरोजगारी में आप जानते हैं कि मेन है, चलिए ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। ठीक है, तो शहरी बेरोजगारी के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला, शहरों में औद्योगिकरण में यदि कमी आई तो फैक्ट्री वगैरह, अगर फैक्ट्री वगैरह में डिमांड कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ जाएगा। ठीक है, शहरों पर दबाव ज़्यादा पड़ेगा, यानी गांव से अगर पलायन होता रहा, शहरों पे दबाव ज़्यादा पड़ता रहा, तो एक क्षमता है हर शहर की रोजगार देने की, अगर उससे ज़्यादा अगर दबाव पड़ेगा शहर पे तो भी बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी में क्या रीजन्स हो सकते हैं। शहरी बेरोजगारी में एक शिक्षा का अभाव भी होगा, शिक्षा कौशल का अभाव। ठीक है, अगर कौशल नहीं है तो भी जो है वहाँ पे क्या होगा, शहर में बेरोजगारी बढ़ेगी। आप वहाँ पे जो स्किल सेट चाहिए वो नहीं है। ठीक है, गांव में बेरोजगारी में क्या रीजन हो जाएगा। पहला, कृषि का अभाव, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा जो है डिमांड किस में है, कृषि फील्ड में है। अगर वहाँ पे कृषि में अभाव हो रहा है, कृषि का अभाव हो रहा है, तो ग्रामीण में बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा, अशिक्षा। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, और गांव में जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गांव से लोग शहर की तरफ मूव करेंगे। शहर में भी सेम रीजन्स है, औद्योगिकरण यदि कम होगा तो बेरोजगारी वहां पे बढ़ेगी, शहर पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा फिर भी बेरोजगारी बढ़ेगी, शिक्षा कौशल में अभाव होगा फिर भी वहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसको टैकल करने के लिए सरकार क्या कर सकती है। तो सरकार लोग के कौशल विकास में मदद कर सकती हैं, जनसंख्या वृद्धि पे कुछ कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो कौशल विकास के लिए सरकार भी अपने स्तर से कई सारी योजनाएं चला रही है। जनसंख्या को लेकर के भी सरकार काफ़ी गाइडलाइंस जारी की है। ठीक है, लेकिन अभी जो है मेन उसका कोई एक अच्छा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना पाई है सरकार, और उस पर कार्यरत है। ठीक है, तो एक सेशन आगे आएगा हम लोग का, जिसमें सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चला रही है उस सब के बारे में जो है हम लोग बिंदुवार चर्चा करेंगे, कौन सी योजना किस पर्पज से है और क्या उसका ये मेरिट्स है। ठीक है, तो चलिए बेरोजगारी का आप देख लिए, क्या है बेरोजगारी वो समझ गए। कार्यशील आयु, जनसंख्या, श्रम बल भागीदारी, ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। कितने प्रकार का होता है वो देख लिए, मापन कैसे होता है, क्या स्थितियां हैं, कौन सी संस्था मापन करती है, ग्रामीण बेरोजगारी क्या है, शहरी बेरोजगारी क्या है, संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, वो सारा चीज समझ लिए। अब इस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उस सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए पहला है, भारत में बेरोजगारी मापने के लिए किस संस्था किस संगठन द्वारा डाटा एकत्र किया जाता है। ठीक है, तो जानते हैं बेरोजगारी मापने के लिए जो डाटा एकत्र किया जाता है एनएसएसओ द्वारा। ठीक है, एनएसओ द्वारा यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, एनएसओ द्वारा। जानते हैं 2019 में क्या किया गया था, सीएसओ और एनएसओ को दोनों को मिला दिया गया था, सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके एनएसओ बना दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जानते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम अदृश्य बेरोजगारी, यानी जो सिर्फ दिखाई देता है, यानी दिखने में लगेगा आदमी रोजगार में है लेकिन एक्चुअली में वो बेरोजगार रहता है। तो ये दिखता है किसमें, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में क्या है, 4 आदमी के काम में जो है 7 आदमी 8 आदमी भिड़ा रहता है, और
उतना ही प्रोडक्टिविटी, उतना ही आउटपुट जो है 4 आदमी में भी होता है, फिर भी 4 आदमी एक्स्ट्रा लगा होता है। ठीक है, अगर वो 4 आदमी नहीं रहता फिर भी उतना ही होता। तो 4 आदमी का जो आउटपुट है दिखने में लगता है कि रोजगार में है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो बेरोजगार रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में बेरोजगारी की वर्तमान दर को मापने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, तो बेरोजगारी दर को मापने के लिए जो है श्रम बल सर्वेक्षण जो है मेनली किया जाता है। ठीक है, और श्रम बल सर्वेक्षण किया जाता है, उसके बाद वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण भी होता है। तो इसमें जो उचित है श्रम बल सर्वेक्षण किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, चलिए अगला है, फ्रिक्शनल बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। फ्रिक्शनल यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी मैंने बताया, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है कि जब व्यक्ति एक काम को छोड़ करके दूसरा काम खोजता है और बीच का जो समय होता है जिसमें बेरोजगार रहता है, तो वो जो है क्या कहलाता है, अब फ्रिक्शनल बेरोजगारी। ठीक है, तो नई नौकरी की तलाश में लगा समय क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जब किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, व्हेन ए पर्सन डज नॉट गेट ए जॉब अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, व्हाट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगा। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए, भारत में बेरोजगारी के किस प्रकार का संबंध हरित क्रांति से, किस प्रकार के बेरोजगारी का संबंध है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बेरोजगारी का हो सकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी हो सकती है और मौसमी बेरोजगारी भी हो सकती है। मौसमी बेरोजगारी में भी क्या है, ठीक है, तो ज्यादातर इसमें मौसमी बेरोजगारी का चांस लगता है, क्योंकि हरित क्रांति कृषि से संबंधित, मौसमी बेरोजगारी कृषि से संबंधित है। तो हरित क्रांति में क्या होगा, तो हरित क्रांति में सारे फसलों को तैयार किया गया होगा, बो दिया गया होगा, फिर एक समय में क्या होगा, मौसमी बेरोजगारी, फिर उस फसलों को काटा गया होगा। तो मौसमी बेरोजगारी जो है डायरेक्टली लिंक है किससे, हरित क्रांति से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है, तो अभी देखें हम लोग किस में होता है, तो कृषि के क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में बेरोजगारी कम करने के लिए लागू की गई थी। ठीक है, तो एक बहुत चर्चित योजना है मनरेगा का। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये लाया गया था कि 100 दिन कम से कम गारंटेड रोजगार दें हम लोगों को, उसके लिए तो गाँव में आज के टाइम में भी चलता है, और ये जो है काफी हद तक एक प्रयास किया गया था, ठीक है, सरकार के द्वारा मनरेगा का। चलिए, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया, 2005 में लागू किया गया था इसको। ठीक है, बाद में इसमें जाकर के नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया। ठीक है, चलिए अगला है, जब बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की संरचना और मांग में बदलाव के कारण होती है तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो संरचना दे ही दिया गया है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाएगा इसमें, कि जो डिमांड मांग रहा है, जो स्किल्स मांग रहा है लोगों से उस पोस्ट के लिए, वो है ही नहीं, वो स्किल्स मिसमैच है, तो ऐसा बेरोजगारी क्या कहलाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में श्रम भागीदारी दर किसे मापा जाता है। ठीक है, श्रम भागीदारी दर। ठीक है, तो श्रम में कितना कार्यशील आयु वर्ग का श्रम बल में कितना योगदान है वो मापा जाता है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है, श्रम बल में, कार्यशील आयु में जो है श्रम बल में योगदान कितना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, भारत में श्रम भागीदारी दर कितना है उसमें मापा जाता है। चलिए, बेरोजगार की प्राकृतिक दर का संबंध किससे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर किससे है, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा इसमें से। ये हो गया फ्रिक्शनल और संरचनात्मक बेरोजगारी से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शहरी बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः किसके कारण होती है। शहरी बेरोजगारी जानते हैं, कृषि में प्रगति होगा ही नहीं, शिक्षा का अधिक पुरस्कार से बेरोजगारी होगा नहीं, तकनीकी प्रगति से हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे चांसेस है वो है औद्योगिकरण की कमी। अगर औद्योगिकरण वहाँ पे कम होता है तो क्या होगा, फैक्ट्री में डिमांड कमेगी और वहाँ पे बेरोजगारी बढ़ सकती है शहर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कुशल बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। स्किल्ड ये
स्किल्ड बेरोजगारी का। ठीक है, इसको दूसरी तरह से पूछा गया है तो कौशल और नौकरी की मांग में अंतर भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो कौशल है, गैप बिटवीन स्किल एंड जॉब डिमांड, तो यही जो है कुशल बेरोजगारी, स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, तो इस सम में से पूछ रहा है, अगर नहीं रहता तो हम लोग मनरेगा का नाम ले सकते थे, लेकिन इसमें से पूछ रहा है तो स्वरोजगार योजना जो चलाया जाता है सरकार के द्वारा, ये जो है मेनली स्वरोजगार को बढ़ावा देता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मनरेगा के तहत एक वर्ष में प्रत्येक परिवार को कितने दिनों का रोजगार गारंटी दिया जाता है। तो मनरेगा के तहत परिवारों को जो है 100 दिन का जो है रोजगार गारंटी दिया जाता है, 100 डेज का जो है रोजगार गारंटी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है बेरोजगारी के कारण राष्ट्रीय आय में गिरावट का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, बेरोजगारी के कारण राष्ट्रीय आय में क्या होगा, तो मेन है उत्पादन में, मांग में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, मांग में बेरोजगारी के कारण राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव होता है, राष्ट्रीय आय में गिरावट का क्या प्रभाव होता है, तो मांग में कमी हो जाएगा, डिमांड ही नहीं लोग के पास होगा, बेरोजगारी के कारण लोग के पास पैसा नहीं होगा, पैसा वो नहीं होगा तो क्या होगा, मांग में कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कार्यबल और श्रम बल का मुख्य अंतर क्या है। कार्यबल और श्रम बल, कार्यबल किसको बोलते हैं, वर्कफोर्स, और लेबर फोर्स का मेन बल क्या है, तो कार्यबल हो गया जितनी भी कार्यशील आयु जनसंख्या है। ठीक है, और श्रम बल हो गया उसमें से काम करने लायक कितने हैं। ठीक है, कार्यबल नौकरी करने वाले लोग हैं, श्रम बल नौकरी चाहने वाले लोग हैं। श्रम बल अधिक शिक्षित होता है, कार्यबल में बेरोजगार लोग शामिल नहीं होते हैं, श्रम बल में केवल कुशल श्रमिक शामिल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा उचित लगता है, कार्यबल नौकरी करने वाले लोग हैं और श्रम बल नौकरी चाहने वाले। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, जब किसी क्षेत्र में अधिक श्रमिक काम कर रहे होते हैं लेकिन उनमें से कुछ की आवश्यकता नहीं होती तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो अधिक काम कर रहे होते हैं और उसकी की आवश्यकता नहीं होती तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, जो कृषि के फील्ड में देखा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक, चलिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी कम करने के लिए कौन सा कदम सबसे अधिक प्रभावी है। ठीक है, उद्योग का विस्तार, कृषि मशीनीकरण, कौशल विकास और शिक्षा, और रोजगार सर्वेक्षण। सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कौशल विकास और शिक्षा, जिसपे सरकार जो है लगातार काम कर रही है, कौशल विकास करने पर और शिक्षा देने पर। ठीक है, तो इसका जो PDF होगा आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।